गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में अगले टॉपिक की ओर हैं। हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में 7वें पार्ट की ओर हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग और मुझे बताइएगा कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, या उसी टाइप का प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। क्या सभी लोगों को हमारी आवाज क्लियर आ रही है? क्या सभी लोग हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बिल्कुल अब समापन की ओर हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस या 1 क्लास और लगेगा और बायोटेक्नोलॉजी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में जितनी भी अब बची हुई बातें हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप सारे एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं। स्पेशल क्लास जिन लोगों ने भी डेमो क्लास नहीं लिया हो वे लोग हमारा स्पेशल क्लास देख सकते हैं। कल हमने स्पेशल क्लास अरेंज किया है सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास हम लेंगे, जो ऑप्शनल पेपर की स्ट्रेटजी पर होगा कि ऑप्शनल पेपर कैसे चुना जा सकता है। ऑप्शनल पेपर कैसे चुना जा सकता है। अगर हम बात करें तो इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम के साथ आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक बड़ी टीम के साथ साथ हम कहेंगे डायनामिक टीम है। प्रेजेंट सिनेरियो में यूपीएससी के बदलाव को समझने वाली टीम है। इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका या बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी को घर बैठकर ही बिल्कुल स्पीड दिला सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 अक्टूबर से भी शुरुआत करते हैं, तो मैंने लास्ट के अपने वीडियो में बताया था कि अगले 6 महीने में किस तरीके से पीटी के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का हमारा क्लास 13 सितंबर से 5 अक्टूबर तक स्टार्ट हो चुका है। वो 5 अक्टूबर तक चलेगा और 6 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे सीसेट का ये जो पूरा सिलेबस है ये 40 से 45 क्लास या 50 क्लास लेगा। और जिन लोगों को सीसेट में प्रॉब्लम है, मेरा सजेशन होता है कि यही वो टाइम है जब आप सीसेट की अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 30 सितंबर से पहले ले लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप यहां रिफर कोड यूज कर लेते हैं एम के, तो रिफर कोड एम के अप्लाई होने पर आपको यह सब्सक्रिप्शन केवल 31,500 रुपीज में ही मिल जाएगा। पर यह सब्सक्रिप्शन इस फीस में केवल 30 सितंबर तक मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है, लेकिन अगर आप फिर से एम के यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन केवल 50,400 में ही मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? कई लोग कई बार मुझे कमेंट्स करते हैं। तो आप यूपीएससी अनअकैडमी प्लस को डाउनलोड करने के बाद यूपीएससी को टारगेट करते हुए जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और एमके रिफर कोड को यूज करने के बाद अप्लाई कर लीजिए, तो आपको 10% ऑफ भी हो जाएगा। तो एक मिनिमम कॉस्ट पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट यहां मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। कोई डाउट अगर हो तो हम पहले डाउट देख रहे हैं आपके। स्पेशल क्लास कल सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास हम रख रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीटली आपको फोकस करवाएंगे कि ऑप्शनल पेपर कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको जो खत्म करवाया था स्टेम सेल तकनीक, स्टेम कोशिका तकनीक, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और इसमें मैंने आप लोगों को 2 बातें एक्सप्लेन की थी। सबसे पहला तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, और दूसरी बात जो हमने इसमें आपको समझाई थी कि स्टेम सेल कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर, क्षमता के आधार पर। आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं अनुप्रयोग पर। अनुप्रयोग क्या क्या स्टेम सेल के अनुप्रयोग हो सकते हैं? तो सबसे पहला कई अनुवांशिकीय बीमारियां इसके द्वारा दूर की जा सकती हैं।
कई आनुवांशिकी बीमारियों का मतलब हुआ कि ऐसी बीमारियां जो किसी जीन के कारण हो रही है। तो हमें पता है कि आजकल हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से किसी भी पर्सन के हम एक तरीके से जाइगोट बना सकते हैं। तो जाइगोट एक तरीके से टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। तो हम एक अच्छे डीएनए को खराब डीएनए से रिप्लेस करवा देंगे, खराब डीएनए को अच्छे डीएनए से रिप्लेस करा देंगे तो हम बीमारियों को तो दूर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग है, मानव अंगों को निर्मित करना। मानव अंगों को निर्मित करने के लिए आजकल हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इसके लिए सुअर, पिग, या हम कह सकते हैं कि बकरी, इनका उपयोग किया जा रहा है एज ए कल्चर मीडियम। कैसे? मान लो कि हमने सुअर के शरीर में मानव की किडनी बनाने के लिए जो स्टेम सेल जिम्मेदार होती हैं, उस स्टेम सेल में कोई ना कोई जीन तो जिम्मेदार होगा ना उसकी स्टेम सेल की क्वालिटी के लिए। तो हम उस किडनी वाले स्टेम सेल का जीन अगर सुअर के जाइगोट में डाल देंगे तो सुअर के अंदर जो किडनी डेवलप होगी वो मानव वाली होगी। अब कल्पना करो कि किडनी मानव वाली डेवलप हो गई, या मानव का हाथ। अब मानव के हाथ की भी स्टेम कोशिका होती है। मानव के हाथ की जो स्टेम कोशिका है, उस स्टेम कोशिका के लिए भी कोई जीन जिम्मेदार होगा। वो जीन को हम रिमूव करके सुअर के जो जाइगोट है, बकरी का जो जाइगोट है, उसमें डाल देंगे। तो बकरी के जो आगे के पैर होंगे, सुअर के जो आगे के पैर होंगे, वो मानव अंगों के होंगे। तो जनरली सुअर और बकरी को मानव खाते हैं मांसाहार के रूप में। तो जब उनको खाने के लिए उपयोग किया जाएगा तब उनके वो हाथ, उनकी वो किडनी, उनके वो स्ट्रक्चर अलग कर दिए जाएंगे। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्तमान में हम मानव के अंगों का एक तरीके से निर्माण कर रहे हैं। और इनके लिए सुअर, बकरी, इन जीवों का बहुत यूज किया जा रहा है। विदेशों में कई प्रकार के सुअर की वो प्रजातियां विकसित कराई जा रही हैं जिनमें मानव अंगों को विकसित करना सरल होता है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव अंगों को हम विकसित कर लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो दिव्यांग जनों की समस्या समाप्त हो जाएगी, दिव्यांग जन की समस्या हल हो जाएगी, दिव्यांग जन की समस्या हल हो जाएगी। जैसे कि पिछले साल अमेरिका में जन्मजात अंधेपन को दूर करने के लिए आंखों के अंदर ही कल्चर मीडियम ग्रो कराकर उस जीन को प्रवेशित कराया गया जो आंख बनाने के लिए स्टेम कोशिका बना सकता था। पूर्ण रूप से एक आंख का विकास संभव हो पाया। तो दिव्यांग जनों की पूर्ण रूप से समस्या हल हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है। चौथा, मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है। मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है। मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है। कई प्रकार के अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। देखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी व्यक्ति को जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसके बाद बॉडी ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पर मान लो कि मदर फादर ने एम्बिलिकल कॉर्ड में जो भी गर्भनाल में जो स्टेम कोशिकाएं थी, वो स्टेम कोशिका किसी बैंक में रखी थी, स्टेम कोशिका बैंक में। अब उस कोशिका को डॉक्टर ने प्राप्त किया और उसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराकर उसका पूरा किडनी बनाया। अब जब ये किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये किडनी उसकी खुद की है। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर लीवर ट्रांसप्लांट ये बहुत ही सामान्य सी घटना हो जाएगी और हमें इसके लिए किसी डोनर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटिन्यूअसली हम कह सकते हैं कि लगातार आसानी से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है।
बिल्कुल जैसे कि सच जानकारी का सवाल है कि आयु बढ़ाकर क्या फायदा है। जैसे हमें लग रहा हो कि आयु बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आयु तो बढ़ाना बहुत जरूरी भी है। जैसे मान लो कि कलाम साहब जैसे व्यक्ति हुए, वैज्ञानिक हुए, जिनका बहुत ज्यादा मान लो कि उपयोग है, तो ऐसे लोगों की अगर आयु ज्यादा रहेगी तो वो मानव सभ्यता के लिए ज्यादा लाभदायक होंगे। तो ऐसे नकारात्मक नहीं सोचेंगे कि हम आयु बढ़ाकर क्या करेंगे, निश्चित ही उसका हमें असर मिलेगा, उसका प्रभाव मिलेगा। इसी में मैं रिपीट कर दूं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की चर्चाएं आप लोगों ने जो अखबारों में सुनी है, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है या इसे केस 9 कहते हैं। केस 9 ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ जीन एडिटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यदि इस जीन एडिटिंग का मदद लेकर हम स्टेम कोशिका वाले जीन को एडिट कर पाए तो हम किसी भी कोशिका को इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका में बदल सकेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, केस 9 एक स्पेशल टाइप का एंडोन्यूक्लियस है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि यह जीन को एडिट करने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर देता है, सरल कर देता है और इसका सीधा बेनिफिट यह मिलता है कि हम आईपीएस जैसी स्टेम कोशिका बना सकते हैं। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या केस 9 एंडोन्यूक्लियस, 9 का मतलब वो प्रोटीन है, उसके अंदर 9 टाइप के प्रोटीन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग के द्वारा हम इस प्रकार से स्टेम कोशिकाएं बना सकते हैं जो हमारे मनचाहा प्रोडक्ट हमें दे सकती है। तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आ सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसी के द्वारा पिछले साल अमेरिका में हृदय संबंधी जन्मजात रोगों को दूर करने में मदद मिली। इसी जीन एडिटिंग के द्वारा हमने जन्मजात अंधेपन को दूर करने में मदद मिली। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो केस 9 एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका उपयोग करके हम किसी भी कोशिका को एक तरीके से स्टेम कोशिका में बदल सकते हैं और एक बार स्टेम कोशिका हमने बना ली तो हम फिर किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। भारत भी इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे करने के लिए भारत ने सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद का सिलेक्शन किया है। तो भारत के हैदराबाद वाला ये जो सेंटर है, यहां स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है और भारत ने इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में विकसित करने के लिए कुछ बेसिक बातों पर शुरुआत की है कि यहां पर सबसे पहले तो लेबोरेटरीज बनाई जाए जहां स्टेम सेल पर रिसर्च किया जाए, साथ ही साथ स्टेम सेल से जुड़े हुए समस्त प्रकार के राइट्स, पेटेंट की बातों पर चर्चा की गई है कि इस प्रकार के पेटेंट को मानव के अधिकतम लाभ के लिए संरक्षित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत भी क्षेत्र में अपने आप को आगे कर रहा है। तो भारत में भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी धीमे धीमे ही सही लेकिन विकसित हो रही है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ विकसित देशों के पास लगभग विकसित हो चुकी है। देखना, अगर मैं चाहूं, अगर हमारी कोई स्टेम कोशिका नहीं मिल रही है तो क्लोनिंग के द्वारा, मैंने आपको लिखवाया था कि स्टेम सेल बनाने में क्लोनिंग का उपयोग करते हैं। कैसे? तो किसी भी महिला के अंडाणु में से केंद्रक निकालकर यदि मेरी कोशिका डाल दी जाए और फिर इलेक्ट्रिक शॉक, मेरी कोशिका का केंद्रक डाल दिया जाए, फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर विभाजन स्टार्ट कराया जाए, तो ये कोशिकाएं मेरा क्लोन बना सकती हैं। और अगर मेरा क्लोन बना सकती है तो मेरा अंग भी बना सकती हैं। तो इसमें से किसी एक कोशिका को निकालकर हम किडनी का कल्चर मीडियम बनाकर किडनी डेवलप कर देंगे। पर इसमें माना जाता है कि नैतिक रूप से हमने एक हत्या की,
क्योंकि वो एक जीव था, भले वो क्लोन था लेकिन वो एक जीव था, इसलिए कई जगह पर इस पर प्रतिबंध किया गया है कि टोटीपोटेंट स्टेम कोशिका हम इस तरीके से नहीं लेंगे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने वो तकनीक भी बना दी है जिससे प्लूरीपोटेंट को हम टोटीपोटेंट कोशिका में बदल सकते हैं। एक बार अगर टोटीपोटेंट कोशिका बन गई तो फिर हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, हम किसी भी अंग का निर्माण, किसी भी शरीर की संरचना का निर्माण उस टोटीपोटेंट स्टेम कोशिका से कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत ही मानी और जानी मानी टेक्नोलॉजी होगी और पूरे विश्व में यह टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन लाने की क्षमता रखेगी। आइए आगे पहले डाउट देख लेते हैं। जीवन रहता है या स्टेम कोशिका निकालने के बाद मृत हो जाती है, मर जाती है? रामजी सिंह, वो मर जाती हैं। तो याद रखिएगा इसी टाइप से बिल्कुल हानिकारक भी हो सकता है। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जितना ये अच्छा है उतना खतरनाक हो सकता है। कैसे? कई बार स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वाला या स्टेम सेल वाला जीन डालने पर कोशिका विभाजन करने लग जाती है और उसमें कैंसर हो सकता है। तो यह संभावना रहती है कि कैंसर हो सकता है वो जो जीन आपने डाला उसने कुछ दूसरे जीन को प्रभावित कर दिया, तो म्यूटेशन हो गया, करना कुछ चाह रहे थे कुछ और हो गया। तो ऑब्वियसली स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के लाभ के साथ साथ हानि भी है, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकता है, ये म्यूटेशन उत्परिवर्तन ला सकता है। इसके कारण हो सकता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो भी अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, वो भी उन अपने चीजों को दूर कर सकते हैं, तो अपराध भी लंबे समय तक रह सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं, हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन हमें दोनों पहलू के बाद इसके पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इसके बाद फिर देखना स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में बायसनेस आ जाए, फिर अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में एक और बड़ी खाई पैदा हो जाए कि अमीर लोग 100 सालों तक जीते हैं, 150 सालों तक जी रहे हैं और गरीब लोग 70-80 साल तक ही जी रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस टाइप के भी समस्याएं उत्पन्न हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमें अभी इसके अच्छे चीजों पर ध्यान देना है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर ध्यान देना। भारत ने 2016 से 2019 तक के लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ काम किया है और भारत का लक्ष्य है कि इस टेक्नोलॉजी में भारत अपने आप को एक बेहतर स्थान प्राप्त करे ताकि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी में भारत भी आगे हो सके। बिल्कुल कानूनी वैधता, पुष्पेंद्र, अगर हम बात करें तो याद रखना यहां टेक्नोलॉजी अभी भारत में विकसित नहीं, अमेरिका में है। तो यह केस ऐसा कुछ हुआ था कि 2000 से पहले अमेरिका सरकार ने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की अनुमति दी थी टोटीपोटेंट कोशिका में, पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर वापिस एक विधेयक लाया गया, वापिस एक्ट लाया गया और अनुमति दिलवाई गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप में अभी इसको कानूनी वैधता भी है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को उन देशों में यूज भी किया जा रहा है, आइए अब हम बात कर रहे हैं कुछ शब्दावली की, कुछ छोटी छोटी शब्दावली हमारी बच गई है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मान लो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, स्टेम सेल को वही खत्म कर रहे हैं, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर आ रहे हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। यह टेक्नोलॉजी सर्वाधिक इस समय अमेरिका में ही विकसित है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या करते हैं, मान लो कि कोई भी बीमारी हो रही है और जिसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो क्या करते हैं इस बीमारी में कि एक चूहे के अंदर सबसे पहले तो जो बीमारी पैदा करने वाला कारक है उसे प्रवेशित कराते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो भी थाइमस ग्रंथि होती है एक निश्चित समय के बाद यह निष्क्रिय हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
मान लो कोई बीमारी है जिसका कोई भी दवाई नहीं मिल रही है, तो उस बीमारी के कारक को हमने चूहे में प्रवेशित कराया और चूहे के शरीर में इसके खिलाफ बन गई एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को हमने अलग किया और इस एंटीबॉडी को अलग करने के बाद इसकी जो एंटीबॉडी थी उसे कैंसर कोशिका के साथ मिश्रित कर दिया, क्योंकि कैंसर कोशिका तेजी से विभाजन करती है। तो कैंसर कोशिका के साथ मिश्रित होने के बाद इसे कहेंगे हाइब्रिडोमा, इसे कहेंगे हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा के बाद कुछ ही समय में हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएगी, क्योंकि ये सभी एंटीबॉडी एक ही एंटीबॉडी का क्लोन है, इसलिए इस पूरी घटना को नाम दिया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीमारी पैदा करने वाला जो कारक है उसे चूहे के शरीर में प्रवेशित कराएंगे। जब चूहे के शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी तो उसको बाहर निकालेंगे और किसी कैंसर की कोशिका के साथ उसको चिपका देंगे। अब कैंसर की कोशिका तेजी से विभाजित होगी तो वो भी तेजी से विभाजित होगा और बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज, एक जैसी एंटीबॉडीज बन जाएगी, इसलिए नाम रखा है मोनोक्लोनल, एक जैसे क्लोन की एंटीबॉडीज। अब इस एंटीबॉडीज को इंजेक्शन के रूप में मानव के शरीर में प्रवेशित करा देंगे तो वो मानव भी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर देगा। तो इस तरीके से हम बीमारियों से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल थाइमस भी बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार मानी जाती है दानाराम। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जैसे जैसे हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वैसे वैसे हमें वृद्धावस्था के लक्षण आते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा। फिर हम आते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप पर। बायोफोर्टिफाइड, यह शब्द याद रखना नया है इसलिए पूछा जा सकता है। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, बायोफोर्टिफाइड फसल। बायोफोर्टिफाइड फसल जनरली महिलाओं में या पुरुषों में या मानवों में सूक्ष्म तत्वों की कमियां देखी जाती हैं, जैसे आयरन की कमी, जिंक की कमी, कॉपर की कमी। तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे फसलों की प्रजातियां विकसित की हैं जिनमें सूक्ष्म तत्व बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यदि किसी फसल में सूक्ष्म तत्व बड़ी मात्रा में मिले तो ऐसी फसलों को बायोफोर्टिफाइड क्रॉप कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी फसल बायोफोर्टिफाइड फसल कहलाएगी जिसमें कुछ सूक्ष्म तत्वों की अधिकता होती है। सूक्ष्म तत्वों की अधिकता होती है, जैसे चावल में हम कह सकते हैं कि जिंक की कमी मिलती है, चावल में जिंक की कमी मिलती है। तब भारत और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों ने मिलकर चावल की एक ऐसी प्रजाति बनाई है जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसका नाम रखा गया है, चावल की उस प्रजाति का नाम रखा गया है DRR धन 4। यह चावल की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है। फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी सरसों की प्रजाति, या हम कह सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा बाजरा बनाया है जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसका नाम रखा है धन शक्ति। तो ऐसा बाजरा बनाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी टाइप से अलग अलग वैज्ञानिकों ने, कुछ ने मक्के की प्रजाति, सरसों की प्रजाति, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पादपों की प्रजाति का विकास किया है जिसमें सूक्ष्म तत्वों की काफी अधिकता है। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो नाम याद रखना, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, ऐसी फसलें जिसमें सूक्ष्म तत्वों की अधिकता होती है, हम उन्हें कहते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। एक बार डाउट देख लेते हैं आप लोगों के चूहे में, इसलिए क्योंकि चूहे में हम कह सकते हैं कि आसानी से यह काम संभव हो सकता है, नहीं उसमें कैंसर वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी।
कैंसर वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी। बिल्कुल, तो आप चीजों पर ध्यान देना। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप आप किसे कहते हैं और इसका किससे क्या संबंध है। फिर शब्द आते हैं इसमें बायो पेटेंट, बायोपायरेसी। सबसे पहले देख रहे हैं बायोपायरेसी। आप लोगों ने पायरेसी शब्द सुना होगा, इसे कह सकते हैं जैव चोरी। जैव चोरी, जैसे कि कई बार आप सुनते होंगे कि पायरेटेड मूवी देख रहे हैं, तो ऐसा ही बायोपायरेसी शब्द भी है, ऐसा ही बायोपायरेसी शब्द भी है। कई बार खास करके बायोपायरेसी में ये विकसित देश बड़े अग्रणी हैं। जैव चोरी क्या होता है? किसी देश या समुदाय का परंपरागत ज्ञान उपयोग करके, किसी देश या समुदाय का परंपरागत ज्ञान उपयोग करके उससे कुछ जैविक उत्पाद प्राप्त करना, उससे कुछ जैविक उत्पाद प्राप्त करना और जैविक उत्पाद को प्राप्त करने के बाद अपने नाम पर पेटेंट करना। जैसे समझना इसे, भारत हल्दी के विषय में जो भी उसकी औषधीय गुण हैं उसके बारे में बहुत पहले से ही सब कुछ जानता है। अमेरिका के कुछ लोगों ने हल्दी के अंदर के इन औषधीय गुणों का पेटेंट अपने नाम पर प्राप्त कर लिया, तो हमें प्रूव करना पड़ा इंटरनेशनल कोर्ट में, हमें प्रूव करना पड़ा WTO में कि भाई ये चीजें तो हमारे पास पहले से ही हैं, ये पेटेंट आपने कैसे दे दिया? क्योंकि अगर पेटेंट दे दिया इसका मतलब क्या हुआ? अब कल के दिन अगर भारत का कोई भी व्यक्ति इस हल्दी का उपयोग करके कोई क्रीम बनाएगा, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, तो बगैर किसी कारण के उस व्यक्ति को हमें पेटेंट का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने इसको खोजा है। तो अमेरिकन लोगों ने हल्दी पर पेटेंट प्राप्त किया था, उसे रद्द किया गया। फिर ऐसे ही नीम पर भी पेटेंट प्राप्त कर लिया था। विकसित और अमेरिकन ये जो लोग हैं, देखना भारत भी घूमने के लिए आएंगे तो भारत में शहर नहीं घूमेंगे ये लोग, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे घूमने के लिए, और किसी ग्रामीण या हम कहेंगे जनजाति क्षेत्र में जाएंगे। भारत में जनजातियां ऐसी हैं जिनके पास प्राकृतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, और इन लोगों के साथ ये कुछ दिन रहकर उनका प्राकृतिक ज्ञान हासिल कर लेते हैं और फिर अपने देश जाकर कहेंगे कि इस पौधे के अंदर ये वाला गुण है जो हमने खोजा है, और अपने नाम पर पेटेंट कर लेंगे। इसी कारण से विश्व के सबसे ज्यादा पेटेंट अमेरिका और यूरोप में ही होते हैं, क्योंकि ये चोरी करते हैं। भारत तो ही थोड़ा बहुत अवेयर है तो विरोध कर लेता है, लेकिन अफ्रीका के कई ऐसी जनजातियों के समुदाय हैं जिनके पास प्राकृतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, और इन्हीं प्राकृतिक ज्ञान का उपयोग करके ये अमेरिकन और यूरोपियन लोग अपने नाम पर पेटेंट कर रहे हैं। तो बायोपायरेसी का मतलब किसी देश का परंपरागत या देश या समुदाय का परंपरागत ज्ञान उपयोग करके किसी जैविक उत्पाद को अपने नाम पर पेटेंट कर देना बायोपायरेसी कहलाता है। और इसके लिए भारत सरकार ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी नामक कार्यक्रम शुरू किया है। या आप खोजिएगा गूगल पर, आपको मिलेगा इसकी वेबसाइट, जहां पर आपको साइन अप करके आपके पास भी अगर कोई पारंपरिक ज्ञान है तो जिस भाषा में आप लिखना चाहे उस भाषा में आप उसे लिख दीजिए। बाद में उसे हमारी भारत सरकार 6 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में बदलेगी, जापानीज में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, हम कह सकते हैं फ्रेंच में। ऐसा इसलिए ताकि कल के दिन कोई ये विदेशी व्यक्ति हमारे परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर रहा हो तो हम उन्हें बता सके कि हमारी वेबसाइट पर देख लीजिए, ये नॉलेज हमने पहले से ही लिखकर रख दिया है। तो भारत ने अपने परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से कार्यक्रम शुरू किया है, और इसी कार्यक्रम में भारत के आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है कि वो अपने परंपरागत ज्ञान को इसमें मेंशन कर दे।
इसमें मेंशन कर दे। पर ऐसा ना सोचेगा कि अमेरिका के ही चोर हैं, हम भी उतने ही बड़े चोर हैं। वो बायो पायरेसी करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पायरेसी करते हैं, हम उनकी मूवियों को पायरेटेड करके देख रहे हैं। तो WTO के मंच पर जब वो हम खड़े होते हैं कि इन्होंने हमारे परंपरागत ज्ञान की चोरी की, तो वो भी खड़े होते और कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे मूवी का सिनेमा, जितने भी हमारे महंगे सिनेमा होते हैं उनके पायरेटेड मूवी इनके यहां चलती हैं। भारत के जो दिल्ली में नेहरू प्लेस है, उसे अमेरिकन सरकार ने ब्लैक लिस्ट में डालकर रखा है कि इस जगह पर सॉफ्टवेयर आप भी जाकर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कठोर हुआ होगा कि वहां जो सॉफ्टवेयर 8,000 10,000 का मिलता है ऑनलाइन, वहां पर वो 50 रुपए में बिक रहा होता है। तो ऐसा ना सोचेगा कि आप कुछ दूध के धुले हुए हैं, दोनों ही तरफ समस्याएं हैं। वह जेब चोरी कर रहे हैं तो हम मूवी की चोरी कर रहे हैं, हम उनके सॉफ्टवेयर की चोरी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना सोचेगा कि वो खराब और हम बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अपने अनुसार चोरी कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं, किसी देश के विशेष उत्पाद या उसके सारी जानकारी चुराना, बिल्कुल हम कह सकते हैं। बायो टेररिज्म बिल्कुल ऐसा ही है दुर्गेश, पर बायो टेररिज्म का मतलब होता है दुर्गेश, एक्चुअल में अगर हम किन्हीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसी देश में नुकसान करने के लिए उपयोग करते हैं तो बायो टेररिज्म कहते हैं। बायो टेररिज्म का मतलब किन्हीं जीवों का उपयोग किसी जगह पर नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारी जगह पर बायो पायरेसी के केस हमें मिल सकते हैं। यह शब्द याद रखना, TKDL इस बार के मेंस में था। इस बार के मेंस में यूपीएससी ने पूछा है 10 नंबर में कि भारत अपने परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस प्रकार का सवाल आपको इस बार के मेंस में मिला होगा। तो आइए देखते हैं इसी में। फिर है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट, बायो पेटेंट, जैव पेटेंट, बायो पेटेंट। बायो पेटेंट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी जीव से या किसी भी पौधे से कोई उत्पाद प्राप्त कर ले, जैविक उत्पाद प्राप्त कर ले जो अभी तक इस दुनिया में खोजा नहीं गया था, या उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को बता दे, तो हम उसे बायो पेटेंट दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बायो पेटेंट किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फिर सूक्ष्म जीवों के खोज में भी दे देते हैं। जैसे कि हमारे देश में ऑयल जेपर बनाया गया था, ऑयल जेपर बनाया गया था। कल मैंने बताया था टेरी नामक संस्था जो भारत की है, टेरी नामक जो संस्था भारत की है, ऑयल जेपर बनाया गया था, इस पर बायो पेटेंट दिया गया था। फिर एक ऑयल ईटर था जिसे मोहन चक्रवर्ती साहब ने बनाया था, स्यूडोमोनास पुटीडा, स्यूडोमोनास पुटीडा, इसे भी बायो पेटेंट दिया गया था। तो बायो पेटेंट का मतलब हुआ सूक्ष्म जीवों का निर्माण करना, या बायो पेटेंट का मतलब हुआ किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करना जीवित जीवों से, जीवित जीवों से। तो यह शब्द भी याद रखिएगा। फिर एक शब्द आता है बायो स्टोरेज। देखा गया है कि हमारी जो चिप होती है उसमें जितना डाटा स्टोर होता है, अगर वह चिप डीएनए से बनाई जाए, मतलब जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं अगर उसमें डीएनए डाला जाए, तो डीएनए की मेमोरी ग्रहण करने की ताकत, डिजिटल मेमोरी ग्रहण करने की ताकत बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तुलना में 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको एक सुपर कंप्यूटर भी बनाना है तो सुपर कंप्यूटर का आकार छोटा कर देगा यह डीएनए। बायो स्टोरेज का मतलब हुआ कि जब संग्रहण के लिए किसी प्रकार के जैविक उत्पाद को उपयोग किया जाए, जैसे डीएनए, आरएनए को, डिजिटल जानकारियों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाए, तो इसको नाम दिया जाएगा बायो स्टोरेज। और वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है डीएनए के अंदर डाटा को स्टोर करने की। तो बायो स्टोरेज शब्द याद रखिएगा,
बायो स्टोरेज का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए हम डीएनए का उपयोग करते हैं, आरएनए का उपयोग करते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं बायो स्टोरेज। बायो स्टोरेज। बायोपायरेसी से विकसित एवं गरीब देशों को हानि होती होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली गरीब देशों को तो हानि होती है। बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे नहीं अब अनिल, हम नेक्स्ट मंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर कोई और एनसीईआरटी ले लेंगे, पता ही नहीं होगा। बिल्कुल हम कह सकते ट्राइब को टेक्नोलॉजी के बारे में भले ना पता हो, लेकिन उन्हें प्राकृतिक ज्ञान के विषय में बहुत जानकारी है। फिर उसी टाइप में अगर हम बात करें तो बिल्कुल अभी बायोलॉजी तो नहीं, लेकिन हम फिजिक्स केमिस्ट्री अगले महीने में लेने वाले, अगले मंथ में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। फिर दो शब्द आते हैं यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। पहले यूजेनिक्स देख रहे हैं। मानव की पीढ़ी में सुधार आनुवांशिकीय सिद्धांतों के आधार पर, जब मानव की पीढ़ी में आनुवांशिकीय सिद्धांतों के आधार पर सुधार किया जाए तो इसे यूजेनिक्स कहेंगे। इसका मतलब डिजाइनर बेबी, आजकल आपने सुना होगा चाइना ने किया था तो बहुत आलोचना हुई है। डिजाइनर बेबी मतलब अपने बच्चे में अपने अनुसार जिन को प्रवेशित कराना, डिजाइनर बेबी। यूजेनिक्स को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही बच्चे को इतना बेहतर बनाएंगे कि वह हमेशा ही एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। तो इसके लिए डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट आया, इसके लिए अपने मर्जी से बच्चे के अंदर जिन प्रवेशित कराने का कंसेप्ट आया, यह कहलाता है यूजेनिक्स। यह एक तरीके से पूंजीवादी विचारधारा है। फिर दूसरे आए यूथेनिक्स। यूथेनिक्स वालों का कहना है कि यदि किसी भी मानव को बेहतर भोजन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और वातावरण दिया जाए तो अपने आप ही वो एक बेहतर मानव संसाधन बनेगा। इसके लिए जीन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब यूथेनिक्स वाले ये मानते हैं कि मानव की पीढ़ी में प्राकृतिक रूप से जो गुण हैं वही गुण उपयोग किए जाएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और भोजन प्रदान किया जाए तो मानव वैसे भी एक बेहतर मानव संसाधन बनेगा ही। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों ही एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स दोनों के बारे में याद रखिएगा। अब हम कुछ नकारात्मक चीजें देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक चीजों पर हम बात कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक चीजों पर हम बात कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, सबसे पहला टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन वैसे पूरे विश्व में यह प्रतिबंधित है। टर्मिनेटर जीन, बहुत सारे ऐसी एमएनसीज हैं जो इसको चाह रही थी। यह घटना 1998 के आसपास की है। यह 1998 और 99 के समय बड़ा चर्चा में था टर्मिनेटर जीन। वास्तव में एमएनसीज का यह कहना है कि उन्होंने बीज बनाए बहुत मेहनत करके, बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधान करके, और फिर यह बीज जब वो किसान बोता है तो उसका उत्पादन जब ज्यादा करता है तो वह उस बीज को बेचता है किसी दूसरे किसान को। तो वहां पर उसका कॉपीराइट या हम कहें पेटेंट का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा एमएनसीज का कहना था। विकसित देशों का कहना है कि भाई वो किसान का उत्पादन है, वो उसका क्या करना चाहता है ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। हम किसी किसान को उसका उत्पादन किसी अन्य किसान को बेचने से रोक तो नहीं सकते। तब इन बदमाश कंपनियों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा जीन बनाया कि जो बीज होगा उससे उत्पादन तो बहुत ज्यादा बनेगा, लेकिन जो अगली पीढ़ी होगी, जो बीज बनेंगे उसके बाद वो नपुंसक होंगे। मतलब टर्मिनेटर जीन एक ऐसा जीन था जो पहली, जैसे गेहूं का टर्मिनेटर जीन हमने डाल दिया उसके अंदर, गेहूं के अंदर, तो गेहूं का उत्पादन तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वही बीज अगर आप फिर से लगाओगे तो उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो टर्मिनेटर जीन एक ऐसा जीन है
जो अगली पीढ़ी बनाने की योग्यता को समाप्त करा देता है, इस जिन का अगर प्रवेश हो जाता तो हर साल किसानों को नया बीज खरीदना पड़ता। पर अच्छी बात यह है कि 98 और 99 में पूरे विश्व के गरीब देश, विकासशील देश एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का जिन प्रवेश हुआ तो हम अपने देश में किसी भी एमएनसीज के बीज बेचने नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और टर्मिनेटर जिन पर समस्त देश की एक राय हुई और इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो कई बार जैव प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे काम भी किए जा रहे हैं कि जहां पर आप केवल आर्थिक हितों पर ही ध्यान देते हैं। तो टर्मिनेटर जिन का मतलब हुआ कि अगली पीढ़ी को नपुंसक बनाना। टर्मिनेटर जिन का मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से अगली पीढ़ी बनाने की योग्यता को समाप्त कर देना। आइए डाउट देखते फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सीसेट का स्टार्ट, सचिन, सीसेट की जो क्लास है वो 6 अक्टूबर से प्लस पर स्टार्ट होगी और पवन डिफेंस तो नहीं हो पाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट खत्म हो जाने के बाद हम लगभग नवंबर में इकोलॉजी इन्वायरमेंट ले सकते हैं। इसी टाइप में हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में होता है, सत्यम हिंदी में होता है। आप हमारे देख लीजिए कंटेंट को, तो पूरा हिंदी में देते हैं हम लोग, तो हिंदी में देते हैं। इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन नवीन वो इन्वायरमेंट हम नवंबर के आसपास करेंगे। बिल्कुल हम एनसीईआरटी के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। एथिक्स पर तो अभी हमारा कोई टारगेट नहीं है, एथिक्स तो अभी हम कुछ नहीं देखने वाले हैं, एथिक्स के लिए अभी बहुत टाइम है। तो निगेटिव में पहला था टर्मिनेटर जिन, दूसरा है ट्रेसर जिन, दूसरा है ट्रेसर जिन। ट्रेसर जिन इसकी अनुमति है, इसकी अनुमति है। ट्रेसर जिन यदि किसी फसल में उपस्थित हैं तो वह फसल ज्यादा उत्पादन केवल तब दे पाएगी जब कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायन उस फसल पर छिड़के जाएंगे। ट्रेसर जिन का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो ज्यादा उत्पादन देने वाले होते हैं वो किसी रसायन की उपस्थिति में एक्टिवेट होते हैं। इस जिन की उपस्थिति में सामान्यतः कोई भी फसल उत्पादन ज्यादा नहीं देगी। वो उत्पादन ज्यादा केवल तभी देगी, वो उत्पादन ज्यादा केवल तभी देगी जब आप उस पर किसी प्रकार का विशिष्ट रसायनों का छिड़काव करेंगे। और ऑब्वियसली वो विशिष्ट रसायन कौन बना रहा होगा? वही एमएनसी कंपनी। तो इसकी अनुमति है, ट्रेसर जिन की अनुमति है और ट्रेसर जिन की सहायता से बहुत सारे प्रकार के पौधे, बहुत सारे प्रकार की फसलों का निर्माण किया गया है ताकि एमएनसीज अपने प्रोडक्ट को बेच सके। जब किसान को बेचता है इस प्रकार का कोई बीज, तो बेचने वाला बताएगा कि इसका उत्पादन तभी ज्यादा होगा जब आप इस प्रकार का ये रसायन उसके ऊपर छिड़केंगे। मतलब उस रसायन की उपस्थिति में ये जिन सक्रिय होता है और जब ये जिन सक्रिय होगा तब जाकर वह जिन अपना काम पूरा करेगा कि उत्पादकता को बढ़ा पाएगा। तो ट्रेसर जिन कुछ ऐसे जिन होते हैं जो विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में सक्रिय हो पाते हैं, विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में सक्रिय हो पाते हैं। और तीसरा निगेटिव इंपैक्ट होता है बायो वेपन्स। बायो वेपन्स, जैव हथियार, जैव हथियार, इसी को हम बायो टेररिज्म भी कह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे सुपर बग या ऐसे वायरस या ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया जा सकता है जिसका सामान्य रूप से इलाज नहीं हो सकता, जिन बीमारियों का, या सामान्य रूप से यह छुआछूत की बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की बहुत सारी प्रजातियां कई प्रकार के देशों ने अपने अंदर विकसित करके रखी थी ताकि यदि कभी युद्ध होता है तो इस प्रकार के जैविक हथियारों से हमला किया जाए, और जब ऐसा हमला होगा तो पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बीमारी संक्रामक रूप से फैलेगी और पूरे लोग मर सकते हैं।
जैसे आप लोगों ने ज़ॉम्बीज सुने होंगे, बिल्कुल उसी टाइप के ज़ॉम्बीज बनाए जा सकते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी का बस चले तो ऐसा हथियार बनाया जा सकता है जो पूरी मानव प्रजाति को ज़ॉम्बीज में बदल सकता है। तो बायो वेपन्स, जैव हथियार, इस टेक्नोलॉजी का एक नकारात्मक हम कहेंगे कि प्रभाव है। इस प्रौद्योगिकी का एक नकारात्मक पहलू है जिसका उपयोग करके कई बार कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया जाता है जो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। और जो चौथा निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है मानव पर इसका उपयोग, जिसे नैतिक रूप से तो मना किया गया है, लेकिन बीच बीच में खबरें आती हैं जैसे कि चाइना ने डिजाइनर बेबी शुरू कर दिया। तो मानव पर जैव प्रौद्योगिकी का अगर उपयोग किया जाएगा तो बहुत सारा जो अभी तक हम पढ़ते थे जातिवाद, वह रंग भेद, फिर नया भेद शुरू हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, तकनीकी भेद। कुछ बच्चे जन्मजात ही सुपर ह्यूमन होंगे, बेहतर मानव होंगे, और कुछ प्राकृतिक मानव होंगे। तो फिर तकनीकी मानव, प्राकृतिक मानव, ऐसे भी मानव का निर्माण हो सकता है। तो इसका एक निगेटिव इंपैक्ट यह है कि अगर इन बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत मानव के जीवन पर उपयोग किए गए तो आने वाले समय में सामाजिक मतभेद बढ़ेंगे, आने वाले समय में राजनीतिक मतभेद बढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में वैश्विक दो भागों में बांटा जा सकता है, तकनीकी विशेषज्ञता और गैर तकनीकी विशेषज्ञता। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ हो सकती है, शायद उसकी भरपाई फिर मानव नहीं कर पाए। इसलिए इसका जो चौथा निगेटिव इंपैक्ट है, हम कहेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का गैर नैतिक उपयोग, खास करके मानव के लिए, जैसे ऐसे मानव बनाना जो लगातार युद्ध कर सकते हैं, हल्क जैसा मानव बना देना, डिजाइनर बेबी बनाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए खतरनाक होगी। डाउट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जनरली हम ऑप्शनल में तो कोई नहीं ले रहे हैं, ऑप्शनल में तो कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहे, लेकिन हम जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़कर लगभग सारे विषय लेने वाले हैं। एंथ्रिक्स नहीं पुष्पेंद्र, एंथ्रिक्स थ है वहां पर। पंच मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है मृत्यु, बिल्कुल, ये बायोटेक्नोलॉजी मानसिक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। टेक्नोलॉजी में अभी एक और टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस पूरे महीने में केवल 2 ही टॉपिक हो पाए, स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। बस अब उम्मीद है कि इलियास कल या परसों बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। ऑप्शनल में अभी कोई सत्यम हम सब्जेक्ट नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हमने ऑप्शनल लिया तो फिर हम जीएस नहीं पढ़ा पाएंगे, आप लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाएगा। फिजिक्स चलेगा 1 तारीख से फिजिक्स और केमिस्ट्री पर हम बात करेंगे। पूरी एनसीईआरटी, बिल्कुल हम एनसीईआरटी राहुल कवर ही करा रहे हैं, और एनसीईआरटी की क्लासेस तो कंटिन्यू रखेंगे ही। बिल्कुल, जैविक हथियारों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, जो पुष्पेंद्र ने कहा बिल्कुल सही है। देखो, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कोई घबराओ नहीं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ कि आप केवल आईपीएस की एग्जाम या डिफेंस की एग्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप आईएएस बन सकते हैं। आप आईएएस के अलावा जो बाकी जॉब्स हैं, आईआरएस की जॉब है या बाकी जो पोस्ट हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो केवल और केवल कलर ब्लाइंडनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ ही भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अनअकैडमी पर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं बता चुका सत्यम आपको, फिर आप एक ही सवाल घुमाते। रोबोटिक्स नहीं होगा। बिल्कुल, हम क्लासेस को भी कोशिश करेंगे कि लंबा किया जाए। ज्योग्राफी खत्म नहीं हुई आदर्श, ज्योग्राफी में अभी तक हम पहुंच चुके हैं कक्षा 7वीं पर, और कक्षा 7वीं का चौथा टॉपिक हमने आज कवर किया है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जितनी सकारात्मक है उतनी नकारात्मक भी हो सकती है। तो एक सवाल लिखिएगा आज का, ताकि फिर कल आखिरी या फिर एक और क्लास हमें लगेगी और विदाई कर देंगे हम इसमें।
लिखना, एक सवाल लिखिएगा, कोई भी तकनीक मानव के लिए जितनी लाभकारी है, कोई भी तकनीक मानव के लिए जितनी लाभकारी है, उतनी ही हानिकारक भी है, उतनी ही हानिकारक भी है, उतनी ही हानिकारक भी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हैंडीकैप भी है तो ऐसा कुछ ना सोचो विक्रम, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला प्रश्न आपने कहा कि कोई भी तकनीक जितना लाभकारी उतनी हानिकारक है, क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर में तर्क दीजिए। यदि आप हां कहेंगे तो हां के रूप में समर्थन देना, प्रमाण देना। अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं के तर्क देना। आपका हां और नहीं कहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने तर्क कैसे दिए हैं, तर्क कैसे दिए हैं। और आखिरी लिखना, जैव प्रौद्योगिकी मानव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी मानव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। ऐसी कौन सी तकनीक है जो मानव के जीवन के लिए, ऐसी कौन सी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जो मानव के जीवन के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकेगी? वर्णन कीजिए। अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकेगी, वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में लिखिएगा, 150 शब्दों में लिखिएगा। घबराओ नहीं, इंग्लिश के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बिल्कुल रामजी सिंह, हमने देख लिया, बढ़िया लिखा है आंसर, आपने बढ़िया आंसर लिखा है। इंग्लिश जो क्वालिफाइंग वाला होता है उसे हम देख लेंगे, कोई टेंशन ना लो। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। उम्मीद है कि कल ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होगा और हम इसके आगे की बातचीत पर चर्चा करेंगे। बाय, गुड नाइट।